सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ईजीएम के बारे में थोड़ा पढ़ा था, अब आज हम ईजीएम के बारे में पढ़ेंगे। ईजीएम क्या होता है? देखो, बहुत कंपनी, अगर आप, मैं आपको बोलूंगी, साल में एक ही आप मीटिंग कंडक्ट करो, जिसमें आप सारा डिसीजंस लोगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, एक कंपनी इतनी बड़ी होती है, उनको इतने सारे डिसीजंस लेने होते हैं, किसी में तो मेंबर्स का अप्रूवल एकदम नीडेड होता है। तो उसमें कंपनी क्या क्या करेगी? एक साल का वेट करेगी? नहीं। हमने पढ़ा था दो टाइप के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस, जो भी चार ऑर्डिनरी बिजनेस था, अड्डा, वो अड्डा को छोड़ के बाकी सब कुछ जनरल में आता है। ठीक है, तो उसको लेके अगर कंपनी को कभी भी कोई डिसीजन लेना है, उन सब चीजों के लिए कंपनी को ईजीएम बुलाना पड़ता है। देखो, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 SS2 क्या बोलता है? ऑल आइटम्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के सब कुछ मे बी कंसिडर्ड, मे बी, क्योंकि हमने पढ़ा है एजीएम में भी आप कर सकते हैं स्पेशल बिजनेस आइटम कंडक्ट एट एन ईजीएम बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के बारे में हम पढ़ेंगे जब, मतलब पोस्टल बैलेट आपका ये हो गया। पोस्टल बैलेट आपका क्या हो गया? जब आप आपके सेक्शंस भी आएगा, आप वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टल बैलेट के अकॉर्डिंग आप अपना वोटिंग मंगा सकते हैं कि हाँ, कोई फॉर में है या कोई अगेंस्ट में मेंबर्स इसके, या फिर जो जैसा बोर्ड को फिट हो सकता है। मैं ये पूरा क्लास होने के बाद, ये पूरा चैप्टर होने के बाद, मैं आपको ना वेबसाइट में ले जाके कोई भी एक कंपनी का ये नोटिस वगैरह सब दिखाऊंगी। एजीएम वगैरह का कैसा क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस, सब मैं आपको ना वेबसाइट में ले जाके दिखाऊंगी। तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। थोड़ा सा आप बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में दिखाऊंगी, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए, नहीं तो एक बार में आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब कौन बुला सकता है ईजीएम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, इसका मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो उन लोग भी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा मीटिंग बुलाओ। ठीक है। तो रिक्विजिशन मतलब ऑन रिक्वेस्ट बाय रिक्वेजिशन इज देमसेल्व्स। रिक्वेजिशन इज, लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलने के बजाय उन लोग क्या बोलेंगे, हम खुद ही बुला लेते हैं। उन लोग खुद भी चाहे तो उन लोग बुला सकते हैं। एंड बाय ट्रिब्यूनल, अगर आपका ट्रिब्यूनल को लगा कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है, बुलाओ भाई। अब कैसे होता है, चलो देखते हैं। बाय बोर्ड सू मोटो। सू मोटो का मतलब पहले ही गांठ बांध लो खुद से, अपने मन मर्जी से। देखो, द बोर्ड मे का मतलब आप समझ लो, मे मतलब हो, चाहे तो, कंपल्सरी नहीं है। वेनेवर इट डीम्स फिट, जब भी उनको लगे कि ये करना चाहिए, बुलाना चाहिए, कॉल एन ईजीएम ऑफ द कंपनी, कंपनी का ईजीएम बुला सकते हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल, यहाँ शैल बोला है, शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में ही होना चाहिए। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी विच इज wholly on subsidiary of a company incorporated outside India may be allowed outside India। मतलब एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समझ लो आपकी ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है सी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का। लेकिन बी लिमिटेड क्या है आपका? होल्ली ओन सब्सिडरी, मतलब आप पूरा आपने ही इसको ओन करके रखा है, होल्ली ओन सब्सिडरी है ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो रहे हैं, समझ लो कहीं पे बाहर में, आप मान लो कनाडा में। ठीक है, कनाडा में इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी है, तो आप क्या करोगे? तो इसका आप बाहर पे भी आप इसका ईजीएम कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, आर वी क्लियर? बाय द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। अब सेक्शन 100 का 1 क्लॉज ये बता रहा है, 100 का 2 ये बता रहा है, अगर मेंबर्स खुद चाहे तो मेंबर्स भी बुला सकते हैं। देखो, द बोर्ड शेल, तब तो शेल है। अगर मेंबर्स आके बोल दे कि भाई, शेयर होल्डर्स मेंबर्स आके बोल दे, तब तो बोर्ड को बुलाना ही पड़ेगा। यहाँ मे था, यहाँ शेल है। कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन हर कोई मेंबर उठ के नहीं आके बोल सकता है कि भाई चलो ये मीटिंग बुलाओ। हर कोई मेंबर आपका उठ के आके नहीं बोल सकता है। अब लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सपोज ये मेंबर्स है, इन्होंने बोला है कि मीटिंग बुलाने, तो क्या मीटिंग बुलाई जाएगी? तो भाई ठीक है, आपको तो प्रोविजन पता होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कौन बोलता है सीएस में? सिर्फ आपको जैसा है पढ़ लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा एग्जाम से 2 दिन पहले। इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल है उनके लिए अलग है रूल, और जिनकी नहीं है उनके लिए अलग है। कंपनी हैविंग ए शेयर होल्डर मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिक्विजिशन। आज आपने रिक्विजिशन डाली, उस दिन नहीं, आज समझ लो आपने डाली 27 नवंबर को आपने डाली, उससे मतलब नहीं, जिस दिन रिक्विजिशन की रिक्वेस्ट आई, इनको रिक्विजिशन मिला है 28 नवंबर को, तो इस दिन, ऑन द डेट ऑफ द रिक्विजिशन,
not less than 1/10 of the paid up capital share capital of the company on the date as carries the right to voting. मतलब इस दिन में पेड अप कैपिटल जितना भी है कंपनी का, उसका 1/10 इन्होंने होल्ड करके रखा होगा। 1/10 होल्ड करना पड़ेगा, मतलब हर कोई नहीं आ सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा 1/10 तो मैम बहुत कम होती होगी, नहीं, 1/10 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी उस दिन जो होल्ड करके रखा है, और उनको वोटिंग राइट्स तो ऑब्वियसली रहेगा ही ना एज वोटिंग राइट्स। कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, जिस कंपनी के शेयर कैपिटल नहीं है उनका क्या करेंगे मैम? ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन के डेट में, नॉट लेस देन होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल द मेंबर्स हैविंग ऑन द सेम, मतलब 1/10 सबका वोटिंग पावर्स में से 1/10 तो इन्हीं का वोटिंग पावर है। मतलब सबसे ज्यादा वोट इन्हीं के हाथ में। 1/10 कम नहीं होता है, मैं पहले बोल रही हूँ 1/10 ज्यादा होता है। तो 1/10 आई दो वोटिंग पावर, और जिसका वोटिंग पावर, जिसका शेयर कैपिटल है 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैटर्स सेट आउट फॉर कंसिडरेशन। अब रिक्वेजिशन में क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं? द रिक्वेजिशन इज मेड एज, जो रिक्वेजिशन कर रहे हैं उन लोग शेल सेट आउट मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन, क्या क्या उन लोग बुलाएंगे तो क्या क्या रिक्वेजिशन, क्या क्या मैटर्स उन लोग देखना चाहते हैं। सेल बी साइन बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, उन लोग खुद साइन कर सकते हैं। एंड सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, किसको भेजना है आपको? कंपनी के, या आपको आरओसी को भेजना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, वैसे समझ लो। टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग, तो मीटिंग बंद कर सकती है जब बोर्ड, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग। बोर्ड कब मीटिंग बुलाना है? विद इन 21 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए वैलिड वैलिड रिक्वेशन, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ आ गया तो लोग नहीं बुलाएंगे ना। अगर वैलिड मतलब 1/10 वगैरह सब होने पड़ेंगे। द बोर्ड से इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, मतलब प्रोसीजर चालू करना पड़ेगा बोर्ड को 21 days, जिस डेट में आया, समझ लो 28 में आया वैलिड रिक्वेजिशन, तो इसके 21 days के अंदर अंदर बोर्ड को चालू कर देना चाहिए, पड़ेगा, चाहिए नहीं पड़ेगा। टू कन्वीन ए मीटिंग, ठीक है। अच्छा, to convene the board shall is required to proceed to call a meeting within 21 days from the date of receipt of valid requisition, to convene a meeting which should be held within 45 days of such deposit of the requisition with the company। मतलब यहीं से 21 days और यहीं से 45 days के अंदर अंदर मीटिंग कन्वीन हो जानी चाहिए, मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। मतलब 21 days के अंदर अंदर आप चालू हो जाओ मीटिंग की प्रोसेस में, और यहीं से 21 days में, 45 days में आपका मीटिंग कन्वीन हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स, मैं पहले भी बोल रही हूँ, डेट एंड वो जो कौन कौन रिक्वेजिशनिस्ट बन सकता है, रिक्वेजिशनिस्ट का कौन सा वैलिड होगा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि वैलिड कब है कब नहीं है, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। अच्छा, नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिस्टेन होल्डिंग ऑफ एन ईजीएम एज लॉन्ग एज रिक्वेजिशन ऑफ होल्डर्स इन दैट बिहाफ इज कंप्लिएंट विद द प्रोसीजरल एंड न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट। सब आ गया, मतलब कोर्ट रोक नहीं सकता है, अगर न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट सब आ गया तो कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे कि मैम ये अब जितना आपको याद रहता है आपका केस लो, उतना आप याद रखो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स इतना याद नहीं होता है किसी को केस लो, पर अगर आपको याद हो रहा है तो उसमें फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है हमारे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ तो पढ़ाने में आसानी होगी। बाय रिक्वेस्ट, अब रिक्वेजिशनिस्ट लोग खुद कब बुला सकते हैं? सेक्शन 100 का 4, इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ए वैलिड रिक्वेजिशन इन रिगार्ड टू एनी मैटर, 21 days, ये 21 days, प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग, अगर बोर्ड प्रोसीड ही नहीं किया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर on a day not later than 45 days from the date of receipt of such requisition, मतलब 45 days, तो 21 days में लोग चालू नहीं किया और 45 days भी बीत गया है, the meeting may be called and held by the requisitionists themselves। मतलब देखो 21 days के अंदर अंदर अगर बोर्ड ने नहीं चालू किया एंड और 45 days का नॉट लेटर देन, 45 days के भीतर भीतर, मतलब नॉट लेटर देन 45 days, मतलब 21 days में वो लोग वेट करेंगे बोर्ड के लिए। बोर्ड चालू कर रहा है, बोर्ड चालू नहीं कर रहा है, 45 डेज के भीतर भीतर फिर बोर्ड ने चालू ही नहीं किया, तो आप क्या करो, अपना मीटिंग खुद बुला लो। हाउएवर इन सच केस द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, लेकिन उस केस में डेट ऑफ रिक्वेजिशन से 3 महीना के अंदर अंदर रिक्वेजिशनिस्ट को भी खत्म कर लेनी चाहिए मीटिंग, ठीक है। इसीलिए मैं ये कल नहीं करा रही थी, एक बार मैं बहुत हैवी हो जाता। सच रिक्वेजिशनिस्ट shall not pertain to any item of business that is required to be transacted
मैंडेटरीली थ्रू पोस्टल बैलेट। मैंने बोला ना, पोस्टल उन लोग रिक्वेजिशनिस्ट की मीटिंग में क्या चीज नहीं हो सकता है, जो चीज ना मैंडेटरी है कि पोस्टल बैलेट से ही जो मैटर्स डिस्कस होंगे, ठीक है, वो उन लोग को उसमें करना ही नहीं है, वो मैटर्स को उन लोग को अपने मीटिंग में लेना ही नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पोस्टल बैलेट का कोई भी आइटम नहीं हो सकता। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। रिक्वेजिशन फॉर कन्वीनिंग ऑफ ईजीएम बाय मेंबर्स। अब मेंबर्स अगर चाहे तो कैसा होगा, द मेंबर्स में, मतलब मेंबर्स चाहे तो रिक्वेजिशन कन्वीनिंग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो लोग खुद से कर सकते हैं, बट प्रोवाइडिंग सच रिक्वेजिशन इन राइटिंग वो लोग को लिखित में चाहिए, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज मतलब आपका मीटिंग का डेट और डेट ऑफ आपका जब नोटिस भेज रहे हो उस दिन, टू द प्रोपोज्ड प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होने से पहले पहले आपको 21 डेज का वहां में क्लियर नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, तभी होगा मीटिंग। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉलिंग अ मीटिंग। अब देखो, अब आपने तो मीटिंग बुला लिया, बोर्ड ने मीटिंग नहीं बुलाया तो भाई आपने बुलाया, अब आपका तो खर्चा लग गया, अब आपकी गलती है कि आपका खर्चा लगा है, बोर्ड को जो काम करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, है ना। देखो, रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट इन कॉलिंग सच ए मीटिंग शैल बी रीइंबर्स, मतलब कौन लौटाएगा, बाय द कंपनी टू द रिक्वेजिशनिस्ट, कंपनी पे करेगा। द कंपनी इन टर्न रिकवर सच एक्सपेंसेस। अब कंपनी की भी क्या गलती है भाई, हम मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, तुमने ही नहीं किया कंडक्ट, फ्रॉम एनी फी और अदर रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197 आपका रिम्यूनरेशन का सेक्शन है, टू सच ऑफ द डायरेक्टर्स हु वर इन डिफॉल्ट, जो डायरेक्टर्स की वजह से हुआ भाई, तुम लोग से कंपनी तो एक बार पैसे दे देगी, लेकिन फिर कंपनी डायरेक्टर से पैसे निकाल लेगी। अरे सुनो बच्चों, पढ़ो तो सही, ध्यान दो इधर, दो इतना डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के मैं बता रही हूँ, इतना डिटेल में, तो ध्यान दे दो थोड़ा सा मेरे तरफ भी इधर। इन केस द कोरम, अब लेकिन पता चला मैम कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा बीत गया, रिक्वेजिशन का मेंबर्स का रिक्वेजिशन में जो आया था, रिक्वेजिशनिस्ट ने जो खुद बुलाया था, कोरम नहीं आया, आधा घंटा बीत गया, आप क्या करें। फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग बाय द रिक्वेस्ट द मीटिंग शैल बी स्टैंड कैंसल्ड। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बुरा हुआ, एक तो रिक्वेजिशनिस्ट लोग का कोई सुनता नहीं है, जिन्होंने कंडक्ट किया, और अगर आधे घंटे में लोग नहीं आए तो एडजर्न उर्जन नहीं हुआ। अभी आप पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है, पहले का एडजर्न उर्जन कुछ नहीं हुआ। अरे भैया मेरे, रिक्वेजिशनिस्ट लोग ने खुद ही बुलाया मीटिंग, और लोग खुद ही प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा थोड़े हो सकता है भाई, तुम लोग को इतनी थी, इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना था, इतना तुमने एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ले लिया, एक्सपेंसेस भी तो बढ़ जाएगा ना नेक्स्ट मीटिंग का, तो भाई जब तुम लोग इतने ही थे इंपॉर्टेंट, तो तुम लोग खुद भी प्रेजेंट हो अपने टाइम पे, है ना। आधा घंटा का तो आपको दिए, आधा घंटा तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। केस लो, वेर ए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर यहाँ पे रेस्पोंडेंट था, रेस्पोंडेंट मतलब एक होता है अपीलेंट, जिन्होंने गुहार लगाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, सुनो मेरी बात, और रेस्पोंडेंट होते हैं जिनके खिलाफ किए। वेर ए शेयर होल्डर ऑफ ए अपीलेंट कंपनी, जिस कंपनी ने अपील किया है, हैड फाइल्ड पिटिशन बिफोर एनसीएलटी, शेयर होल्डर ने डाल दिया एनसीएलटी के ऊपर petition for holding of extraordinary general meeting of appointment as soon as possible, and the tribunal by impugned order granted only 2 days to appellant to file its reply to said petition. NCLT ने क्या बोला, had committed an error in not granting reasonable and sufficient time to file a reply। मैम कुछ समझ नहीं आया, मैम कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ। देखो मैम को कैसे समझ आया, मैम भी बोलेगी, क्योंकि थोड़ा इंटरप्रिटेशन का होता है। बोला है जो भी रेस्पोंडेंट से, बोला शेयर होल्डर ने बोला कि मीटिंग बुलाओ, भाई मीटिंग बुलाओ, एनसीएलटी को बोला मीटिंग बुलाओ, एक पेटिशन डाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बोला एज सून एज पॉसिबल, और ट्रिब्यूनल ने भी सिर्फ 2 दिन का समय दिया है आपकी कंपनी को, कि कंपनी 2 दिन का समय में आप रिप्लाई दो कि आप कब बुला रहे हो जीएम, क्या कर रहे हो, सिर्फ 2 दिन का समय। अब 2 दिन इज नॉट एनफ, 2 दिन इज नॉट एनफ, तो वही बोला गया कि एनसीएलटी का ये जो 2 दिन का जो ऑर्डर दिया है ना, कि 2 दिन के अंदर, वो रिजनेबल नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। और भी है, आ जाओ। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द प्लेस। अब नोटिस में आपको क्या होना पड़ेगा बताओ, प्लेस, डे, डेट, आवर ऑफ द मीटिंग, एंड शैल कंटेन द बिजनेस, क्या क्या बिजनेस आप ट्रांजेक्ट करोगे, मतलब मीटिंग में आप क्या क्या मैटर्स को डिस्कस करोगे। ए मीटिंग कॉल बाय द रिक्वेजिशनिस्ट शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, शेल लिखा है, और एट सम अदर प्लेस, जो सिटी, टाउन, विलेज, जो भी जगह में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड है। सच ए मीटिंग शेल बी हेल्ड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। तो ये एजीएम जैसा ही चीज हो गया, पूरा पूरा एजीएम का छपा हुआ है। If the resolution is to be proposed as a special resolution, हम पढ़ेंगे special resolution, ordinary resolution, the notice shall be given as required by special resolution में जो notice का आपका requirement है उसके according देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, दिमाग में घुसाना।
अच्छा, नोटिस टू बी साइन। अब नोटिस को साइन कौन करेगा भाई? द नोटिस शैल बी साइन बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, सब मिलके साइन करो, और बाय रिक्वेजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज। जो, और समझ लो हम लोग 10 जन ने रिक्वेजिशन का मीटिंग बुलाया, तो हमने बोला सब क्या साइन करते हो? तुम भाई तुम साइन करो। ऑथराइज ऐसा नहीं होता, उसमें लिखा होता है, ऐसा नहीं तुम भाई साइन करो। तो भाई जिसको नोटिस जा रहे हैं उन लोग क्या पता ये भाई इस भाई को हमने बोला था साइन करने, उसमें लिखा हुआ रहेगा इट इज देयर बाय ऑथराइज टू फलाना इंसान, कि वो साइन करे। ठीक है, वो सारा कुछ देखे on their behalf or by sending an electronic request attaching there with a scanned copy। obviously साइन का आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ना, साइनिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस। अब देखो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 102। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए अंडर सेक्शन 102 नीड टू बी एनेक्स टू द नोटिस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए रिक्वेजिशनिस्ट का जो मीटिंग होगा उसमें। एंड द रिक्वेजिशनिस्ट में वो लोग चाहे तो रीजंस दे सकते हैं कि रिजोल्यूशन क्यों बुलाया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सर्विस और सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स whose नेम्स जो रजिस्टर में है, whose names appear in the register of members of the company within 3 days on which the requisition is deposit the company a valid requisition for valid। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जब डाल दिया था रिक्वेजिशन, उसके 3 दिन के अंदर अंदर जिसका भी नाम था उन लोग उन सबको नोटिस भेजेंगे। ठीक है, रजिस्टर में जिसका नाम है। नो मीटिंग कन्वेंट वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वेंट, रिक्वेजिशन इज हैव ए राइट टू रिसीव द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। उन लोगों का राइट है भाई, अगर तुम लोग ने खुद ही कंडक्ट नहीं किया तो बोए दो हम लोगों को लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जो लोग का और उन लोग का एड्रेस, उन लोग का नाम पता, कितना शेयर उन्होंने हेल्ड किया है। एंड द कंपनी कंसर्न इज बाउंड टू गिव, तो कंपनी को देनी भी पड़ेगी भाई, सब कुछ देनी पड़ेगी टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस। अब कंपनी सोचेगी कि आराम से 1 महीने बाद दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेड एज ऑन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट फॉर वैलिड विद सच चेंजेस। आपने जिस दिन से दिया था 28 नवंबर से अगर दिया था तो 21 डेज के अंदर अंदर फिर कंपनी को देनी भी पड़ेगी भाई। हम लोग नहीं करे तो तुम लोग को तो देनी पड़ेगी। 21st डे, एज ऑन 21st डे, ठीक है, on the date of receipt of valid requisition together with such changes जो भी है if any बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। मतलब 21st डे से लेकर 45 डेज, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर 21 डेज तक इन्होंने प्रोसीड ही नहीं किया अपनी मीटिंग बुलाना, तो फिर रिक्वेजिशन इस लोग खुद 45 डेज के पहले पहले बुलाएंगे। और वही लिखा है कि 45 डेज के पहले पहले आपको इनके बीच में आपको रजिस्टर्ड एड्रेस देना भी पड़ेगा, सबका सबका डिटेल आपको देना पड़ेगा कंपनी को देना पड़ेगा, मतलब रिक्वेजिशन इसको। मोड ऑफ गिविंग नोटिस, द नोटिस शैल बी गिवन बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस, अगर किसी को बाई चांस से नहीं गया टू द और द नन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द कंपनी, वो इनवेलिडेट नहीं करेगा। आप ये बात हमेशा याद रखो, एक्सीडेंटल मिस्टेक हुआ, गलती से नहीं गया, नन रिसिप्ट हो गया, किसी को मिला नहीं, तो मीटिंग खारिज नहीं होगी, क्योंकि आपको बस क्या करना है, आपको प्रूफ दिखाना है कि आपने भेजने की तमाम कोशिश करी थी बट नहीं मिला। ऐसा होता है कभी कभी एड्रेस ही नहीं, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया, कुछ भी अपडेट नहीं किया, आपके मेंबर ने कुछ भी नहीं बताया, तो आप क्या करोगे बताओ? ईमेल एड्रेस ही चेंज कर लिया, आपने तमाम कोशिश करी थी, आपको दिखाना पड़ेगा, ये भी है। ये कंपनी केस लो है। Cannot be restrained from holding and convening an EGM where shareholders have right to exercise their vote in a democratic manner। डेमोक्रेटिक मैनर में भी अगर करो, कैसे भी तुम 1 पर्सन 1 वोट लो, जो भी है उसके बेसिस में सिर्फ आपको नहीं कर सकते भाई, ईजीएम तो नहीं होगा, सबका वोटिंग है ये वो, तो सब लोग आओ भाई अपने वोटिंग में। बाय ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल कब कर सकता है? सेक्शन 98 बुक में बस थोड़ा सेक्शन इधर उधर करके दे दिया, ये फिर आपका खत्म हो जाएगा। ट्रिब्यूनल कब बुला सकता है मीटिंग? बता दो मुझे, जल्दी 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 जल्दी, जिन्होंने पढ़ा है, ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं है इस क्लास को। सेक्शन 98 प्रोवाइड्स दैट का मतलब बोला गया है, ठीक है, इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कॉल ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी और टू होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। इम्प्रैक्टिकल मतलब मीटिंग बुला ही नहीं सकती है कंपनी खुद से, अदर देन एजीएम, एजीएम तो भाई अलग ही है। द ट्रिब्यूनल चाहे तो आइदर सुओ मोटो, मैंने बताया था खुद की मर्जी से, और ऑन द एप्लीकेशन कोई भी डायरेक्टर मेंबर ऑफ द कंपनी, जो भी जिसको वोटिंग का अधिकार है, उन लोग, अगर वोटिंग का अधिकार होना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों केस में वोटिंग था भी उधर भी। ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर, ट्रिब्यूनल को जैसा सही लगे ट्रिब्यूनल बुलाएगा। एंड गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, ट्रिब्यूनल कुछ खुद भी कुछ डायरेक्शन दे सकता है, ट्रिब्यूनल को लगे एक्सपीडियंट, मतलब जो जरूरी लगे, इंक्लूडिंग डायरेक्शंस मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग
इन रिलेशन टू द कॉलिंग होल्डिंग, मतलब कुछ भी मीटिंग कंडक्ट करने का, कुछ कुछ चीजों को आप मॉडिफाई करके बुलाओ, ऐसे बुलाओ वैसे बुलाओ, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो उस हिसाब से ट्रिब्यूनल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट, या फिर कंपनी के खुद के आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको ध्यान में रखते हुए। सच डायरेक्शंस मे इंक्लूड ए डायरेक्शन that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग ये भी डायरेक्शन, ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन दे सकता है कि अगर एक ही आदमी मौजूद है मीटिंग में, एक ही आदमी मौजूद है मीटिंग में, तो भी मीटिंग हो जाएगी। अरे भाई हो जाएगी, क्योंकि अगर मीटिंग हो नहीं रही, अगर इसी रीजन से बार बार मीटिंग नहीं हो रही है कि भाई कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहे, मतलब कुछ तो गफला है, ट्रिब्यूनल भी फिर माथापच्ची नहीं करेगा, एक आदमी भी कर सो, या उसका प्रॉक्सी भी आके कर सकता है मीटिंग करना भाई। Meetings held pursuant to such order shall be deemed to be a meeting of the company duly called held। और अगर ऐसे भी मीटिंग होगा तो आप नहीं बोल सकते भाई ट्रिब्यूनल ने बोला हमने, अरे तो आपने नहीं किया तभी तो। और ऐसा आप नहीं सोचो कि ट्रिब्यूनल ऐसे ही बीच में आके आपत्ति लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। एक केस लो भी दिया हुआ है देखो, रिलीफ अंडर सेक्शन 186 में 1956 एक्ट जो था पहले, और अभी का 1998 हमने अभी से मतलब है, ठीक है। The relief under section cannot be given in a case where shareholders are present, shareholders है, and it is not impracticable to hold a meeting। अरे शेयरहोल्डर्स भी प्रेजेंट है, मीटिंग बुलाना भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी आप ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा रहे हो, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मोर स्पेशली इन ए केस वेयर शेयरहोल्डर्स एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू अटेंड ए मीटिंग, और शेयरहोल्डर्स बोल भी रहे भाई हम मीटिंग में आएंगे, तो भाई इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सब कुछ सही है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ट्रिब्यूनल अपना आपत्ति नहीं करेगा। वन इंसान मीटिंग नहीं कर सकता, आप लोग सब आओ, जब आप लोग बोल रहे हो आप लोग सब आ सकोगे, तो कोई रिलीफ विलीफ की बात नहीं है। ये आपका कॉमन सेंस के हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हो, सबको इतना दिक्कत नहीं होगा। दूसरा आ जाओ। अब क्लास मीटिंग्स का क्या होता है, क्लास मीटिंग्स क्या होता है, आप एक और क्लास मीटिंग समझोगे, ये दूसरा क्लास मीटिंग है, ठीक है। वो क्लास सेक्शन मीटिंग होता है। मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक होता है जनरल, एक होता है क्लास मीटिंग। अब क्लास मीटिंग क्या होता है, जनरल तुमने पढ़ा है। क्लास मीटिंग्स और मीटिंग्स, एक सेकेंड, देखो, क्लास मीटिंग्स आर मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। आप कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के ले रहे हो, तो आप सिर्फ उसी मीटिंग में आओ, आपको अपना मीटिंग आप बुला सकते हो, विच आर हेल्ड टू पास ए रिजोल्यूशन, जो सिर्फ उसी क्लास के मेंबर्स को फायदा होगा, नुकसान होगा, उनके उनसे ही कंसर्न अगर है। आप पर्टिकुलर जो भी आप क्लासेस ऑफ शेयर्स में आ रहे हैं, सिर्फ आप अपना भी एक मीटिंग बुला सकते हैं। ओनली मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न मे अटेंड, वो लोग चाहे तो सिर्फ उन लोग ही अटेंड कर सकते हैं, वोट तो उन लोग का ही होगा, ठीक है। Usually the rules to voting applied for class meetings as they govern voting at general meetings में भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग खुद भी अपना मीटिंग बुला सकते हैं। This class meetings must be convened whenever it is necessary to alter or change the rights or privileges of the class। वो पर्टिकुलर क्लास, जैसे प्रेफरेंशियल क्लास, प्रेफरेंशियल का डिविडेंड रिलेटेड जो भी होता है, उन लोग उसमें आ सकते हैं, उन लोग ही आते हैं, है ना, क्योंकि उन लोग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बुला सकते हैं। जब फॉर effecting such changes it is necessary that there are these are approved at a separate meeting of holders or those shares and supported by एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी आना पड़ेगा, और उन्होंने सपोर्ट भी किया इस चेंजेस को। अंडर सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेरिएशन राइट्स ऑफ शेयरहोल्डर्स का राइट्स ऑफ वेरिएटेड हो जाता है। क्लास मीटिंग्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर शैल बी हेल्ड इफ द राइट्स अटैचिंग टू दिस शेयर्स आर टू बी वेरिड। अगर आपने समझ लो, हमने बोला कि ये पर्टिकुलर शेयर्स का राइट्स को वेरी कर, राइट्स को थोड़ा चेंज करना है, तो आपको भाई उस क्लास ऑफ शेयर्स को खुद भी बुलाना पड़ेगा, आपको बुला के उनको अलग से उनका मीटिंग में उनको बतानी पड़ेगी सब बातें, उन लोग अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे क्या है। सिमिलरली अंडर सेक्शन 232 मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का जो है, वेर स्कीम ऑफ मर्ज, आपको अगर अरेंजमेंट करना है तो मीटिंग ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ शेयरहोल्डर्स आपको बुलाना ही पड़ेगा, क्रेडिटर्स वगैरह का भी। डिटेल्स ऑफ द मीटिंग्स और क्लास मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में भी सारा डिटेल्स आपका जाएगा as per section 92(1)(f)। Such meetings are required to be convened when it is proposed to vary the rights। मैंने बार बार बोला है, राइट्स जब भी आपका वेरी होगा, चेंज होगा, तब आपको मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स का। प्रोविजन विच गवर्न जनरल मीटिंग्स आर म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस। अब देखो कोई बच्चे बोले जो नए पढ़े, म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस क्या है, अप्लीकेबल टू सच मीटिंग्स। जो जनरल मीटिंग का प्रोविजंस है वो इस मीटिंग में भी आएगा, इसलिए इसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिया, बच्चे सोचेंगे छोटा सा टॉपिक है इग्नोर करो, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के सब जाना है। सिलेक्टिव स्टडी किसी को नहीं करना है, सिलेक्टिव स्टडी किसी भी मेरा ये पिछला वीडियो देखना, जब भी कोई क्लास सिलेक्ट करो, मैंने उसमें एक, अभी मुझे ध्यान है एक चीज तो मैंने बोला ही नहीं, सिलेक्टिव स्टडी
नहीं करके जाना है, ये आ गया वो आ गया ऐसे आ गया वैसे आ गया, सिलेक्टिव स्टडी तो आपको कराना ही नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी कोई टीचर भी करा रहा है तो भी गलत है भाई, सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं चाहिए। मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स, सच मीटिंग्स आर हेल्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस बाय वे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन से हो सकता है, जो डिबेंचर होल्डर्स को ही देगा, या फिर क्रेडिटर्स एज द केस में बी ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स एज द केस में भी कैन अटेंड सच मीटिंग्स, मीटिंग्स में आ सकते हैं, एंड स्पीक एज वेल एज वोट, आ भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, वोटिंग भी हो सकती है। प्रोविजंस व्हिच गवर्न जनरल मीटिंग्स आर सेम प्रोविजन। मेंबर्स ऑफ ए कंपनी कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स, बोल सकते हैं, कैन बाइंड द कंपनी, जब जब उन लोग चाहे कि भाई ये इस टाइप की मीटिंग बुलाओ। दे शुड एक्ट कलेक्टिवली एंड नॉट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली कैसे होगा, इतने सारे क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी का। ए मेंबर ऑफ शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डिंग कैन नॉट बाइंड ए कंपनी, इंडिविजुअल एक्ट को लेके आप नहीं बाइंड कर सकते कि भाई आपका इंडिविजुअली कुछ गड़बड़ हो गया उससे आप बाइंड नहीं कर सकते इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, कंपनी ही बाइंड अप होगा पूरा एज ए होल, अब एक इंडिविजुअल इंसान को नहीं बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जो हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग क्या होता है? एडजर्न आपने कोर्ट में बहुत बार सुना होगा ना, दिस कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे, ये कोर्ट एडजर्न हो चुका है। एडजर्न मीटिंग मतलब जो आज जो मीटिंग नहीं हो रहा है बाद में हो रहा है। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, कोरम मतलब, कोरम क्या होता है मैं फिर से बताऊंगी। कोरम का मतलब वो होता है, मतलब जितना लोगों को मीटिंग अटेंड करना है उन लोग प्रेजेंट नहीं है, एक बट एक लिमिट होना चाहिए ना। अब एक ही इंसान से उस उधर, इसलिए मैंने बोला ना एक इंसान मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कोरम मतलब वही ना कि कुछ लोग तो आना पड़ेगा। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है हाफ एन आवर तक फॉर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ द कंपनी, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न। अब देखो ट्रिब्यूनल वाला एडजर्न एडजर्न नहीं हो रहा है, मैंने बोला ना ट्रिब्यूनल वो वाला रिक्वेजिशनिस्ट वाला लोग कैंसिल ही हो जाएगा। shall stand adjourned to the same day in the next week of this at the same time and place, मतलब आपने वेंसडे को अगर चालू किया था तो आपका अभी सब लोग आए नहीं, तो आप वेंसडे को ही नेक्स्ट वीक के आपको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी आधे घंटे तक रुक के। और टू सच अदर डेट, डेट चेंज हो सकता है टाइम प्लेस, अब बोर्ड को अगर फिक्स लगे, मतलब समझ लो नेशनल हॉलीडे वगैरह ऐसा कुछ आ गया। अब नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग, अब एडजर्न मीटिंग भी तो नेक्स्ट में हो रही है तो उसका नोटिस कैसे जाएगा भाई। where the meeting stands adjourned, where the meeting stands adjourned to the same day in the next week, सेम डे में आ गया, एट द सेम टाइम एंड प्लेस और टू सच अदर डे नॉट बीइंग ए नेशनल हॉलीडे, मैंने बोला नेशनल हॉलीडे में आपका मीटिंग नहीं हो सकता है जनरल मीटिंग वाला, और एट सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड जो भी है, द कंपनी शेल गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस टू द मेंबर्स, आइदर इंडिविजुअली दो या फिर एडवर्टीजमेंट दे दो 2 न्यूज़पेपर में। मतलब वो एडजर्न मीटिंग का भी आपको 3 दिन, मीटिंग से 3 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो सिर्फ मीटिंग का नोटिस का डेज 21 days नहीं होता है, या फिर बोर्ड मीटिंग का जो 7 days है वो नहीं होता है, आपका शॉर्ट मीटिंग में भी आपको 3 days का भी आपको देना पड़ेगा, इस टाइप का मतलब एडजर्न मीटिंग का भी एटलीस्ट। या फिर 2 न्यूज़पेपर में आप डाल दो इंडिविजुअली नहीं देके, एक इंग्लिश होगा एक वर्नाकुलर लैंग्वेज हो जो आपका रीजन का है, विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ कंपनी का सिचुएटेड है, वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गया। नो quorum इन एन एज, अब एडजर्न मीटिंग भी आ गया, आज आज चलो हम ये वेडनेसडे को भी हम पहुंच गए, नेक्स्ट वेडनेसडे को भी हम पहुंच गए, नेक्स्ट वेंसडे को भी हम पहुंच गए। अब इस वेंसडे आया, इसमें तो हुआ नहीं, तो चलो इधर आ गए, यहाँ में नेशनल हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं, आज भी हम बैठे बैठे बैठे। अरे if at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for, अभी भी आधे घंटे बीत गए, टिक टिक टिक, the members present being not less than 2 members will constitute, अब दो दो आदमी तो होना ही पड़ेगा, 2 members भी अगर आए हुए हैं तो भाई चलो चालू करो, वो लोग कंस्टिट्यूट कर देंगे कोरम एंड यू आर गुड टू गो। अब क्या है प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजर्न मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजर्न मीटिंग। पैरा 15.1 SS2 आपका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का अलग अलग पैरा होता है, ये पैरा एक ये पैराग्राफ ये बताता है, ठीक है। प्रोवाइड्स दैट ए ड्यूली कन्वेंड मीटिंग शैल नॉट बी एडजर्न, कब एडजर्न नहीं हो सकता, अनलेस अनटिल एंड अनलेस सर्कमस्टेंसेस ऐसा ही हो गया कि आपको एक मीटिंग अच्छे से चालू हो गई, ठीक है, कोरम उरम भी सब प्रेजेंट है, सब आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गए जो मीटिंग को आपको एडजर्न करना पड़ा, बस उसी सर्कमस्टेंसेस में मीटिंग एडजर्न हो सकती है। चेयरमैन चाहे तो
मे adjourn a meeting with the consent of the members. मेंबर से पूछो at which a quorum is present and shall adjourn a meeting if so desired. अगर मेंबर से पूछा कि भाई मेंबर्स हो नहीं रही है मीटिंग, अभी नहीं हो सकी, पॉसिबल नहीं, पॉसिबिलिटीज होना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस होना पड़ेगा, ठीक है, वह एडजर्न हो जाएगी. मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न फॉर वांट ऑफ रिक्विजिट quorum. और रिक्विजिट quorum तो मैं पढ़ा ही है, quorum आए, quorum के लिए भी मीटिंग हो सकती है कि quorum नहीं आया. द चेयरमैन मे ऑल्सो एडजर्न ए मीटिंग इन द इवेंट ऑफ डिसऑर्डर और अदर लाइक कॉजेस. यहाँ में बस दिया है कि quorum नहीं आया तो होगा, quorum आगे सब हो गया लेकिन कुछ और कहानी हो गई. when it becomes impossible to conduct a meeting and complete its business. कुछ भी अब मैं इतने सारे रीजन से आप खुद बोलो, मैं बोलूंगी कुछ ये हो गया वो हो गया, झमेला हो गया. अब हर कोई रीजन तो नहीं हो सकता है ना, कुछ भी रीजंस तो हम नहीं बोल सकते है ना. पैरा 15.2 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट इफ अ मीटिंग इज adjourned सीनेडी, सीनेडी का मतलब क्या है? सिंडाइन, सिंडाई मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन या ज्यादा के लिए अगर एडजर्न हो गया और मोर, ए नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन इन अकॉर्डेंस. नोटिस का देखो, विद द प्रोविजंस कंटेन हियर इन रिलेटिंग टू नोटिस, एक नोटिस तो देनी ही पड़ेगी. फिर बोलता है पैरा 15 का 3, इफ ए मीटिंग इज एडजर्न फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 30 days, लेस देन 30 days है, द कंपनी shall give notice not less than 3 days notice specifying the day date. मतलब 30 days से कम है तो 3 दिन का नोटिस में हो जाएगा. 30 days से ज्यादा है तो नोटिस का ऑफिशियल पीरियड का टाइम जो जैसे होता है आपको वही वाला करना पड़ेगा, 21 days वाला, ठीक है. वेन्यू टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली, जो ये हमने पढ़ लिया था, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं अपना वर्नाकुलर इसमें जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है सिचुएटेड, ठीक है. एंड इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज बोथ हैविंग ए वाइड सर्कुलर इन द डिस्ट्रिक्ट. तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला. इंग्लिश का तो आपको पता है, वर्नाकुलर तो उसी रीजन में होगा चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है कंपनी का, ठीक है. पैरा 15 का 4 बताते हैं इफ ए मीटिंग अदर देन एन एजीएम को छोड़ के एंड ए रिक्विजिशन मीटिंग, इन दोनों को भी छोड़ के, ठीक है. रिक्विजिशन का तो हमें पता ही है, वो कैंसिल ही हो जाएगा मीटिंग, कि भाई आप ही खुद नहीं है तो क्या एडजर्न करना है. स्टैंड्स एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम, एडजर्न मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन द same day in the next week at same place. same time other बोर्ड चाहे तो वैसा भी हो सकता है, और अगर नेशनल हॉलीडे तो सेम डेट में कैसे होगा, सेम डे में कैसे होगा. यहाँ में कुछ एग्जांपल भी दिए हुए आपके मॉड्यूल में. चलो, मॉड्यूल इज द किंग, याद रखो, मॉड्यूल इज द किंग मेरे बच्चे. प्लीज यहाँ ध्यान दो. कहाँ ध्यान आ गया आपका? क्या क्या इंपॉर्टेंट रील देखने का आ गया आपका ध्यान में है? क्या इंपॉर्टेंट? अभी मैं आपका ये क्लास करा के मेरा खुद का क्लासेस है. मुझे अभी पता नहीं कितना बचा है, अभी कितना बचा है इसलिए मैंने देखा. हाँ, देखो मैं घड़ी अगर देखूंगी ना, मेरा कितना भी टाइम बचा है, आप टाइम देख सकते हो. दिख रहा है क्या? अरे, 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 ये देखो, 1:02 हो रहा है. मेरा क्लास है 3 बजे से, फिजिकल क्लास. मुझे लंच भी करना है. चलो, लंच का तो कुछ बात नहीं है ऐसे, ठीक है. तो ये क्लास करा के मुझे लंच करना है और फिर मुझे मेरा वो क्लास कराना है, ठीक है. और इसको होगा तो पॉसिबल कि मैं अभी डालूंगी इस वीडियो को. अभी एक वीडियो भी डाला है कि कैसे बेस्ट क्लासेस सिलेक्ट करा जाता है. पहले वो वीडियो बनाए, फिर ये वीडियो, फिर मैं 11 12 का भी वीडियो बना रही हूँ. तो भाई मेहनत तो करो, सभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड हैविंग 700 मेंबर्स है उस कट ऑफ डेट में जब मीटिंग का, प्रेस्क्राइब फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स. उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में आपका लिखा हुआ है 7 मेंबर्स होना चाहिए टू कंस्टिट्यूट ए quorum, ठीक है. फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ पर्संस दिखाया है इन ए जनरल मीटिंग ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी. अपॉइंट करने के लिए लोगों ने जनरल मीटिंग कंडक्ट किया. कोरम है ना नहीं है वो हमें बताना है. देखो, मिस्टर ए गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है महाराष्ट्र का, ठीक है, एक आदमी है. मिस्टर बी एंड सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है. मिस्टर डी एबीसी एंड ये आपका कंपनी के एक्स वाई जेड ना, एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड दो को रिप्रेजेंट कर रहा है. मिस्टर ई एफ जी एच ये प्रॉक्सीज है, ठीक है. चलो देखते हैं. अब देखो, कोई हिंट मतलब आंसर ही दिया हुआ है. मिस्टर ए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र शेल बी ट्रीटेड एज अ मेंबर. ऑब्वियसली आपका आप पढ़ेंगे ये अभी तक आप पढ़े नहीं है पूरे से, ये पढ़ेंगे. गवर्नर का तो भाई आना ही पड़ेगा, वो मेंबर बन सकता है गवर्नर. महाराष्ट्र अपना स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आदमी को बिठा सकता है और उस कंपनी में अगर इंटरेस्ट है ना. प्रेफरेंस होल्डर्स कैन वोट
ओनली इन रिलेशन टू सच मैटर्स जो डायरेक्टली मैंने अभी भी बोला था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो उन लोग से जो मैटर्स है उसी में लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस केस मीटिंग वाज कॉल्ड। अब मीटिंग किसके लिए बुलाई गई है हमें इसलिए स्पेसिफिकली लिखी हुई है, मीटिंग किसके लिए बुलाई गई है मेरे लाल प्यारे बच्चों? अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मेन काम क्या है? उन लोगों को डिविडेंड मिलना है। तो यहाँ पे क्या उनका ये काम है? यहाँ पे क्या उनका ये काम है? Was called to take appointment of MD, which does not affect their rights. Therefore, Mr. B and Mr. C personally present हम लोग नहीं मानेंगे। उन लोग आए हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये उनका मैटर नहीं है। Since Mr. D represents two body corporates, he would be treated as two members personally. आप ये भी पढ़ेंगे, अगर एक आदमी अगर दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम दोनों के लिए अलग अलग समझेंगे। तो एक हो गया हमारा गवर्नर, एक आदमी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दो माना जाएगा। ठीक है। Mr. AFGH are proxies of shareholders and members are not proxies of shareholders and members are not personally present. They are not considered while counting quorum. या proxy में भी पढ़ोगे तो क्या from the above analysis it can be only three members are personally present personally. ठीक है। And they do not constitute proper quorum as fixed by the company. नोट भी दिया हुआ है, द कोरम इन रेस्पेक्ट ऑफ ए जनरल मीटिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी का क्या होता है? 5 members पर्सनली प्रेजेंट। इन केस ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 1000, 1000 आपको ये मिलेगा। ठीक है। कोरम फॉर जनरल मीटिंग एंड द कोरम कैन बी इंक्रीज बाय आर्टिकल्स। आर्टिकल चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली 5 members है। अब देखो मतलब ये बोला 1000 members है, 1000 members है, अगर कंपनी का 1000 से कम है तो 5 आदमी होना चाहिए। ठीक है। 5 member होना चाहिए बस। लेकिन अगर आर्टिकल्स चाहता है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस कंपनी के आर्टिकल्स ने क्या चाहा था कि भाई 7 member कर दो, तो 7 member है, तो यहाँ में तो 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ पे तो 3 ही है। अब कोई बच्चे ये क्यों दिया हुआ है नोट में आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन इतना अच्छा से इंस्टीट्यूट ने बनाया, बहुत बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है। नोट होल्डिंग 1000 members है कि भाई जिसका 1000 नहीं होगा उसका 5 member आने से हो जाएगा, ऐसे करके है आपका 1000 5000 ऐसे भी है, 15 5 10 15 ऐसे है। तो ठीक है। तो यहाँ पे तो 1000 से कम मेंबर्स है भाई, 700 member है, 5 member तो हो गए और समझ लो किसी ने इन लोगों को भी मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पे केस तो दोनों ही गड़बड़ है, आंसर तो फिर भी नहीं निकले। कोई बच्चा एग्जाम में दिमाग लगा सकता है। तो आप देखो कि आर्टिकल्स अगर चाहे तो वो हायर नंबर ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हायर है तो अच्छा ही है ना, आर्टिकल्स और ज्यादा प्रिफरेबल है कि ज्यादा आदमी आके डिसाइड करे ताकि दिक्कत नहीं होए, है ना? समझ में आया आप लोगों को? मैं आज इतना ही कराऊंगी कि रेजोल्यूशन थोड़ा सा आपके लिए ना महाभारत हो सकता है। ठीक है। मैंने बोला ना, मैं टुकड़े टुकड़े में जाऊंगी, एक ही क्लास में बहुत कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है। वो वीडियो अभी तक, ऐसे भी मेरा नया चैनल है, इतना कोई किसी ने दिया नहीं, देखा नहीं। अब देखो, आप मुझसे पूछना कि आपको क्या डाउट है क्या नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। एंड रेजोल्यूशंस नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे ताकि एक बार में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो आपके लिए। तब तक के लिए बाय। कोई भी देख रहे तो उनको मुझे डाउट होगा तो बताना। एंड ज्यादा स्टूडेंट्स थोड़ा हो जाएगा तो मैं लाइव आके भी क्लासेस कराऊंगी, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हो। कोई अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहता है इस मैटर में तो ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का अपना पासवर्ड, इंस्टाग्राम का आपका सॉरी पासवर्ड बोल रही हूँ, देखो मैं कहाँ ध्यान है, इंस्टाग्राम का मैं आपको वो लिंक दे दूंगी, अपना आईडी क्या है, आप मुझे वहां पे भी चैट करके बोल सकते हैं। ठीक है। कोई गाइडेंस चाहिए तो। वाओ, स्लिप ऑफ टंग, देखो ऐसे ऐसे कैसे होता है। चलो बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, लव वंस एंड नियर वंस एंड डियर वंस, सबका ध्यान रखो। टिल देन आई विल टेक योर लीव।